हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 32 लेकर आई हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली तथा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, कल जो मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन दी थी, तो चलिए उसका आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इट्स करेक्ट आंसर इज चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका दूसरा नाम विक्रमादित्य भी था। उसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 नवंबर सन 1556 ईस्वी में। फोर्थ नंबर, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया? तो इट्स करेक्ट आंसर इज 23 मार्च सन 1943 यानी 1943 में। और क्वेश्चन नंबर 5 था कि वियना किस देश की राजधानी है? तो वियना जो है ना, वो ऑस्ट्रिया नामक देश की राजधानी है, कैपिटल है वियना। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो 5 क्वेश्चन है वो आप नोट कर लीजिए और कल मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इन 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इंडिका पुस्तक किसकी रचना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख से पहली बार सती प्रथा का साक्ष्य मिला था? ये सब हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसलिए आप लोग को कुछ मैं ऐसा नहीं दे रही हूँ जो मैं नहीं आप लोगों को पढ़ाई हूँ। तो थर्ड नंबर है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया था? और क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता यानी परसेंटेज कितनी है? तो चलिए फ्रेंड, ये था 5 क्वेश्चन। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर कर बताइएगा। तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी जिप्सम। अब देखिए, मिट्टी में नमक की मात्रा को ही ना मृदा लवणता यानी सॉइल सैलिनिटी कहते हैं। तो अगर हम मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करते हैं, जिप्सम का यूज करते हैं, तो काफ़ी हद तक जो मिट्टी की लवणता और क्षारीयता होती है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है बाय द यूज ऑफ जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी अम्लीय मिट्टी में काफ़ी अच्छी मात्रा में चाय की खेती की जा सकती है। अब देखिए, अम्लीय मिट्टी किसे कहते हैं? तो देखिए फ्रेंड, जिस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है ना, तो उसी की वजह से यानी अधिक वर्षा होने की वजह से भूमि की ऊपरी सतह से जो क्षारीय तत्व होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, ये सब पानी में बह जाते हैं। एंड ड्यू टू दिस रीजन उस क्षेत्र की जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी का पीएच वैल्यू 6.5 से कम हो जाता है यानी घट जाता है। और उसी प्रकार की मिट्टी को जिसका पीएच वैल्यू 6.5 से कम हो जाए, वो अम्लीय मिट्टी के श्रेणी में आ जाती है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन की गंभीर समस्या है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। अब देखिए, व्हाट इज सॉइल इरोजन? तो पानी या हवा की वजह से भूमि की ऊपरी सतह की मिट्टी एक स्थान से दूसरी स्थान चली जाती है, उसी को ही मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, चंबल घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मध्य प्रदेश का ये मुरैना डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ मृदा अपरदन काफ़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? तो 7th का देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 7th का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी अवनालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी सोरघम का पौधा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? तो ऑप्शन सी यानी बीज संशोधन। बीज संशोधन की वजह से हम लोग मिट्टी का उर्वरता यानी फर्टिलिटी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जबकि फसल चक्र, मिश्रित खेती तथा बहुफसली खेती की वजह से मिट्टी को फर्टिलाइज किया जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि फसल चक्र आवश्यक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनारोपण द्वारा यानी फॉरेस्टेशन के द्वारा वृक्ष लगाकर मृदा अपरदन को हम लोग रोक सकते हैं, जिसकी वजह से अगर बाढ़ भी आए, आंधी तूफान भी आए, तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी को अपने पास रोक कर रखेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने नहीं देंगे, और इस वजह से क्या होगा कि मृदा अपरदन नहीं होगा, काफ़ी हद तक कम जाएगा। तो ये फॉरेस्टेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भोजपत्र वृक्ष मिलता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो खैर नामक वृक्ष की लकड़ी का उपयोग होता है कत्था बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ रहे हैं कि सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी यानी टेम्परेचर जोन में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? तो ऑप्शन बी यानी देवदार वृक्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? तो छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष की खेती यानी उगता ही नहीं है सिनकोना वृक्ष छत्तीसगढ़ में। तो चलिए फ्रेंड बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को। इसे स्थानीय भाषा में यानी लोकल भाषा में पलास का पेड़ कहते हैं। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को इसे कहा जाता है, तो पलास के जो पेड़ होते हैं ना उसी को कहा जाता है। इसका जो फूल रहता है बहुत ही अट्रैक्टिव रहता है यानी सुंदर दिखता है, और इसी वजह से ही फूल की ये जो अट्रैक्टिवनेस की वजह से इसे जंगल की आग कहते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, फर्ण में फूल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, देवदार। नेक्स्ट 23, निम्नलिखित में किस राज्य के वनों का वर्गीकरण उर्ध्व उष्ण कटिबंधीय के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, महोगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, खेजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीसा प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से? तो चलिए 27 की तरफ बढ़ रहे हैं कि जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है पीडब्ल्यूपी सिंचाई को। नेक्स्ट 28 नंबर, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो ये उत्तर प्रदेश में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, दिनसा जे दस्तूर ने। नेक्स्ट 30 नंबर, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। तो चलिए 31 की तरफ बढ़ रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 31 है कि फरक्का की नहर की जल वहन क्षमता है 40,000 क्यूसेक, और फरक्का की नहर किस राज्य में सिचुएटेड है? तो ये वेस्ट बंगाल में है यानी पश्चिम बंगाल में। तो चलिए 32 है कि मंगलम सिंचाई परियोजना है केरल में। नेक्स्ट 33, सारण सिंचाई नहर निकलती है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, गंडक से। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर कुछ मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती क्योंकि वन लाइनर है, तो मैं क्या डिस्क्राइब करूँगी कि ये नहर कहाँ से निकलती है, तो आप इसे एकदम अच्छा से रट जाइएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 34 है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, हरिके बैराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिके बैराज निम्न में से किस नदियों के संगम पर है? तो ये व्यास तथा सतलज नदी के संगम पर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नहर कहाँ से निकलती है? तो ये सतलज नदी से निकलती है राजस्थान नहर, जिसे इंदिरा नहर भी कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, सतलज नदी पर हरिके बैराज से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पौंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गंग नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है का निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया था। कब करवाया था? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सन 1927 ईस्वी में गंगा सिंह नामक व्यक्ति ने गंग नहर का निर्माण करवाया था। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नरौरा में। नेक्स्ट 42, हरियाली एक नई योजना है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बंजर भूमि के विकास के लिए हरियाली परियोजना चलाई गई है। तो चलिए 43 की तरफ बढ़ रहे हैं कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह नर्मदा नदी पर निर्मित है सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, गुजरात को। गुजरात को किस क्षेत्र में लाभ मिल रहा है सरदार सरोवर बांध से? तो सूखाग्रस्त क्षेत्र में यहाँ पर पानी पहुँचाया जा रहा है गुजरात में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्न में कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बाणसागर। बाणसागर जो बांध है ना वो नर्मदा नदी पर नहीं है, ये मध्य प्रदेश में जो सोन नदी स्थित है ना उसी पर है बना हुआ बाणसागर बांध, सोन नदी पर। जबकि बरगी, इंदिरा सागर तथा ओंकारेश्वर ये तीनों नर्मदा नदी पर निर्मित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हर्षुद कस्बा जलमग्न हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इंदिरा सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नर्मदा नदी से। नेक्स्ट 49, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान की। और ये जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। तो चलिए 50 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सतलज नदी पर निर्मित है भाखड़ा नांगल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो हीराकुंड बांध जो है ना वो ओडिशा राज्य में है और किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर। नेक्स्ट 52, निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, शिव समुद्रम। नेक्स्ट 53 नंबर, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पौंडीचेरी ये 4 राज्यों से संबंधित है। तो चलिए 54 की तरफ बढ़ रहे हैं कि तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कावेरी नदी को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अब स्थित है वह है कृष्णा नदी। 56 नंबर, नागार्जुन सागर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी कृष्णा नदी पर। तो चलिए फ्रेंड 57 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आंध्र प्रदेश में। 57 का करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट 58, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर बनाया गया है तथा यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड जो बांध है ना ये ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे लंबा बांध है और अगर इसकी लंबाई की बात की जाए, लेंथ की बात की जाए तो 4.8 किलोमीटर इसका लंबाई है अप्रॉक्स। तो चलिए अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। महानदी पर निर्मित बांध का नाम है,
देखिए अभी जस्ट हुआ कि उसका नाम क्या है, हीराकुंड बांध। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, तो गांधी सागर। तो चलिए 61 है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है, चंबल परियोजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, जवाहर सागर बांध किस राज्य में है, तो ये राजस्थान में स्थित है जवाहर सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया गया है भागीरथी नदी पर, और टिहरी बांध जो है ना वो भारत का सबसे बड़ा बांध है जो भागीरथी नदी पर बनाया गया है उत्तराखंड में, टिहरी बांध। नेक्स्ट 64, मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं, तो ये सब बराकर नदी पर बनाए गए हैं और ये तीनों झारखंड में सिचुएटेड हैं। तो चलिए 65 की तरफ बढ़ रहे हैं कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश बांध जो सतलज नदी पर बनाया गया है, इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, चुक्का बांध परियोजना। इसमें भारत की सहायता किसने की है, भारत और भूटान दोनों ने मिलकर बनाई है। तो चलिए 68 नंबर है कि निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त परियोजना है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, तेलुगु गंगा। 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स 69 की तरफ बढ़ रहे हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, तो यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ रहे हैं कि अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है, तो अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है तथा इससे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र ये तीनों स्टेट इससे लाभान्वित हो रहे हैं अलमट्टी बांध के जरिए। तो चलिए 71 है कि कालपोंग जल विद्युत परियोजना अब स्थित है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, सिद्रापोंग। नेक्स्ट 73, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दार्जिलिंग में। नेक्स्ट 74, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी रामगंगा पर। नेक्स्ट 75 नंबर, तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है, तो ये होशंगाबाद से संबंधित है और ये तवा नदी पर मध्य प्रदेश में बनाया गया है तवा परियोजना। तो चलिए 76 है कि पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो पोंग बांध की अगर बात करें ना 76 नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पोंग बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है व्यास नदी पर। 77 है कि मेजा बांध का निर्माण हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कोठारी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, तुलबुल परियोजना का संबंध है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, झेलम नदी से, और तुलबुल परियोजना कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, बगलीहार पन विद्युत परियोजना स्थित है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, जम्मू कश्मीर में, और किस नदी पर बनाया गया है बगलीहार परियोजना, तो ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट 80 नंबर, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ अब स्थित हैं, तो ये दोनों उत्तराखंड में सिचुएटेड हैं। तो चलिए 81 की तरफ बढ़ रहे हैं कि महाकाली संधि निम्न में से भारत और किस देश के मध्य है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, भारत और नेपाल के बीच है महाकाली संधि। तो चलिए 82 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अब स्थित है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, गुजरात में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो यह सिक्किम में स्थित है तिस्ता जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, चिनाब नदी पर। तो चलिए 86 है कि यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 14% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 87, कृषि में युग्म पैदावार का आशय किसको उगाने से है, तो विभिन्न मौसमों पर 2 फसलें को उगाने से है। नेक्स्ट 88, निम्नलिखित में कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक ही साथ में करना वही मिश्रित खेती की एक प्रमुख एडवांटेज है।
नेक्स्ट 89 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्न राज्यों में किसको छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है। तो 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी सिक्किम को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो बड़े खेतों की प्रधानता ये भारतीय कृषि के एडवांटेज नहीं है, जबकि प्रकृति पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर तथा फसलों की विविधता ये भारतीय कृषि की एक विशेषता है। तो चलिए 91 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है उपरोक्त सभी, यानी आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, ठीक है ना, इसलिए उत्पादकता निम्न कोटि का है। जोत का छोटा आकार तथा उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, यानी उत्पादन कर रहे हैं तो मतलब कि जो टेक्निक जो यूज कर रहे हैं वो पिछड़ी है, मतलब मॉडर्न टेक्निक यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। 92 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सहकारी कृषि ये कारण नहीं है, जबकि जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी तथा भू जोत का छोटा साइज ये सब निम्न उत्पादकता का कारण है भारतीय कृषि में। चलिए 93 है कि भारत में संकार्य यानी चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है, ऑप्शन डी यानी राजस्थान में। 94 नंबर, भारत में कृषि को समझा जाता है, ऑप्शन ए यानी जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है कृषि को। यहाँ पर कोई व्यवसाय नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कृषि अपनी जीविका चलाने का एक आधार है कृषि। तो चलिए 95 है कि भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, तमिलनाडु तट में। नेक्स्ट फ्रेंड बढ़ रहे हैं 97 की तरफ कि पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है। 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश। तो 96 हो गया, 97 हो गया, अब बढ़ रहे हैं 98 की तरफ। निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी पंजाब राज्य। नेक्स्ट 99, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के जो देश हैं इनको हरित क्रांति का जनक कहा गया है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग नामक व्यक्ति को। तो चलिए अब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं कि हरित क्रांति से गहरा संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, डॉक्टर स्वामीनाथन का, और ये भारत में इन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है, डॉक्टर स्वामीनाथन को। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 100 क्वेश्चंस का एक सेट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।